दोस्तों आज हम बात करेंगे मेरे फेवरेट टॉपिक कर्मा पर। जी हाँ, कर्मा पर बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सब नाहिलिस्ट हैं अपने एक्शंस को लेकर। हमें लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सुबह से शाम तक क्या करता हूँ, क्या सोचता हूँ, क्या मेरी नीयत है, क्या मेरी आदतें हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर आपके एक्शंस का, आपके अमल का दुनिया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर दुनिया वालों के एक्शंस का आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये नाहिलिज्म है क्योंकि हमारे एक्शंस का या दूसरों के अमल का हमारी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। वैसे ये बात मैं आपको बता दूं कि कर्मा की जो थ्योरी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं वो कोई साइंटिफिक थ्योरी नहीं है। मेरे अपने नज़रियात हैं, तजुर्बात, मुशाहिदे जो मैंने सीखा पढ़ा मज़ाहिब से, साइकोलॉजी में, और जो मेरा अपना जाविया है। इसलिए आप चाहें तो मेरी इस बात से, जो मेरी थ्योरी है कर्मा की, इससे गैर मुत्तफिक हो सकते हैं क्योंकि ये महज मेरे नज़रियात हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे नज़रियात से मुत्तफिक हों। इसके अलावा कर्मा यानी कि मुकाफ़ात अमल, और अमल से मुतालिक आपका क्या तजुर्बा है, क्या मुशाहिदा है, आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और मेरे इल्म में इजाफ़ा कर सकते हैं। कर्मा से मुतालिक जो भी कॉन्सेप्ट है, जब ये मेरी ज़िंदगी में आया और मुझे इसके मुतालिक पता चला तो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में ना बहुत स्लोली ग्रेजुअली बहुत सी चीज़ें बदल गई। कुछ चीज़ों को मैं नहीं बदल सकती थी क्योंकि आपके कुछ कर्म इरिवर्सिबल होते हैं, वो कभी नहीं बदल सकते। उसका रिज़ल्ट आना ही होता है या फिर आ चुका होता है, तो अब आप रिज़ल्ट को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ चीज़ें जो आप कर रहे हैं या आप करने वाले हैं मुस्तकबिल में, आप उसे ज़रूर बदल सकते हैं। मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कर्मा को 4 लेवल पर अपना असर दिखाते देखा है। सबसे पहला लेवल तो होता है हमारा फिज़िकल एक्शन, जो भी हम इस दुनिया में सबके सामने एक्शन करते हैं वो लेवल है। दूसरा लेवल आपके वर्ड्स, आपके अल्फाज, आप खुद से क्या बातें करते हैं, आप अपने आप से क्या बात करते हैं, आप दूसरों से किस तरह से बात करते हैं, आपके वर्ड्स कैसे हैं। उस लेवल पर भी कर्मा जनरेट होता है, उसका भी रिजल्ट होता है। तीसरा लेवल थॉट का लेवल था। आप सोचते क्या हैं, आपकी सोच कैसी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, किस तरह के थॉट्स आती हैं, वो भी अपना एक कर्मा जनरेट करती हैं, उसका भी एक रिएक्शन होता है, मुकाफात होता है। और फिर सबसे डीपर लेवल, सबसे गहरा लेवल जहाँ पर पहुँचने में वक्त लगता है, वो है नीयत। जी हाँ, हमारे यहाँ अहदीस में है ना कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो नीयत सबसे एंड में आती है, सबसे डेप्थ में आती है, आपका मोटिव, हमारे अल्टीरियर मोटिव्स। कार्ल युंग जो कि एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट है, वो हमेशा यही बात कहता है ना कि हम कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे हमारे कुछ अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं, छुपे हुए हमारे मकासद, हमारी नीयत, हम चाहते क्या हैं। तो ये 4 लेवल पर ना कर्मा जनरेट होता है। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, और आप क्या सोच रहे हैं, और बहुत डीप डाउन आपका मकसद क्या है, आपकी नीयत क्या है। हम में से बहुत से लोगों को नहीं पता होता, हम अवेयर नहीं होते, हमारी ज़िंदगी बस ऐसी चल रही होती है। लेकिन कभी कभार हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसात होते हैं कि हम, जैसे कोई हमें ना नींद से जगा दे। जैसे कि हम सो रहे थे, वो मैट्रिक्स मूवी में ना वो नियो सो रहा होता है ना, वो एकदम से नींद से जैसे वो जाग जाता है, मैट्रिक्स से बाहर निकल आता है। तो आप भी जाग जाते हैं कुछ हादसों के बाद, और आपको पता चलता है कि कर्मा बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत रियल चीज़ है, और मुकाफाते अमल होता है, हर हाल में होता है। अब चाहे फिज़िकल लेवल हो, वर्बल हो, सोच का लेवल हो, या फिर नीयत का लेवल हो, हम में से बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं। और जब हम अवेयर नहीं होते, हमें कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि वो जो हम हरकतें कर रहे हैं उससे क्या नुकसानात हो सकते हैं, जब हमें उसकी अवेयरनेस नहीं होती ना, तो फिर हमें बहुत बड़े बड़े गंभीर नुकसानात सहने पड़ते हैं। हम कहते हैं हमारी ज़िंदगी में इतनी सफरिंग क्यों है, हम क्यों दर्द में हैं, क्यों तकलीफ़ में हैं। लेकिन ये हमें पता नहीं होता कि वो तकलीफ़ कहीं ना कहीं हमारी नीयत, हमारी सोच, हमारे अल्फाज
जो हमारा सेल्फ टॉक है, हम खुद से कैसे बात करते हैं, और हमारा एक्शन क्या है, हम सुबह से शाम तक क्या करते हैं। तो ये जो सब कुछ है, ये जो हमारी सफरिंग है, हमारा दर्द है, वो यहीं से आ रहा होता है। लेकिन ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है ना, उसमें दर्द सिर्फ हमारे अपनी हरकतों की वजह से नहीं होता। कभी कभार हमारे आबा व अजदाद, हमारे वालदैन, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, हमारे आसपास रहने वाले लोग, उन सब का कलेक्टिव कर्मा होता है, उन सब का कलेक्टिव एक्शन होता है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं इस दुनिया के साथ, हमें आगे कॉन्सिक्वेंस वही मिलेगा जो मिलना है। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज। पाकिस्तान में हुक्मरान आज जो भी फैसले ले रहे हैं, उसका असर पूरी कौम पर पड़ता है। उनके कर्म का, उनके एक्शन का खामियाजा हम सब भुगतते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है कि करे कोई भरे कोई। तो हम सब इंसानों के जो कलेक्टिव एक्शंस हैं, उसका पूरी सोसाइटी पर असर पड़ता है। अगर आप, मैं, हम सब अनअवेयर हैं, तो ये आगही ना होना सिर्फ हमें तकलीफ़ नहीं देती, बल्कि हमारे पूरे माशरे को तकलीफ़ देती है। अब मैं आपको समझाऊंगी कि फ़िज़िकल, वर्बल, थॉट और नीयत के लेवल पर कर्मा काम कैसे करता है। और आपने बहुत खूबसूरती के साथ, कंपैशन के साथ, प्यार से फिर सोचना है, बैठना है, गौर करना है कि आप कहाँ कहाँ ख़ुद को दर्द दे रहे हैं, कहाँ कहाँ आपको पता नहीं है कि आपके क्या एक्शंस हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या नीयत है, और उसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ उठा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगी फ़िज़िकल लेवल की। अब जो कर्म, जो अमल फ़िज़िकल लेवल पर किया जाता है ना, वो बहुत ठोस होता है, और उसको रिवर्स करना, उसके रिजल्ट्स, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को ख़त्म करना, कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो भी आपके फ़िज़िकल एक्शंस हैं जो नज़र आते हैं, जिन्हें आप रोज़मर्रा की बुनियाद पर करते हैं, उसका रिज़ल्ट एक तो आता बहुत स्लो है, बहुत स्लो जनरेट होता है उसका रिज़ल्ट, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस। और जो कॉन्सिक्वेंसेस उसके होते हैं ना, फिर उसमें से ज़्यादातर रिवर्सिबल नहीं होते। मिसाल के तौर पर, मैं निदा सिगरेट पीती हूँ आज मैंने सिगरेट पी, तो क्या कल मुझे लंग कैंसर हो जाएगा? नहीं होगा। बहुत टाइम लगेगा। रोज़मर्रा के कई सारे सिगरेट मिलकर 10, 15, 20, 25 साल बाद उस सिगरेट पीने का असर छोड़कर जाएंगे। और बहुत मुमकिन है कि उस सिगरेट वाली आदत से, ज़रूरी नहीं कि मुझे लंग कैंसर हो, कुछ बीमारियां मुझे ऐसी हो जाएं कि जिनको फिर मैं रिवर्स ना कर पाऊँ, या मेरी आधी ज़िंदगी ही उन बीमारियों को ठीक करने में गुजर जाए। तो जो भी आप फिज़िकल लेवल पर काम करते हो ना, जो कुछ भी आप कर रहे हो, वो बहुत ठोस है, और उसका जो रिज़ल्ट है वो आता बहुत स्लो है। लेकिन जब आता है ना, तो फिर वो रिवर्सिबल नहीं होता इतनी आसानी से। यहाँ पर अगर मैं आपको मिसाल दूँ अपनी, कि मेरी लाइफ में मैंने फ़िज़िकल कर्मा कहाँ देखा जो मैनिफेस्ट हुआ, और फिर मैं उसको रिवर्स इतने अच्छे से नहीं कर सकी जैसे कि मैं चाहती थी, वो था मेरी सेहत से रिलेटेड। मेरा लाइफस्टाइल बहुत बुरा था। जंक फूड खाना, स्ट्रेस मैनेज करने का पता नहीं था मुझे, ज़्यादातर लेटे रहना, लेज़ी रहना, कोई इतनी अच्छी एक्टिविटीज़ मेरी थी नहीं। तो जो भी मेरा फिज़िकल एक्शन था, जो भी मेरा लाइफस्टाइल था, 20-22 साल बाद उसका बहुत ही भयानक रिज़ल्ट आया। और वो जो रिज़ल्ट था, वो उसे रिवर्स करने में मुझे कई साल लगे। फिर मेरी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ा था, और मुझे अपनी हेल्थ को मेंटेन करने में फिर जितनी मेहनत करनी पड़ी है ना, वो मुझे याद है। और आज भी मैं मुकम्मल तौर पर अपनी जो हेल्थ है उसे नहीं ठीक कर सकी, लेकिन वो मेंटेन हो गई है। लेकिन जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट हुई फिज़िकल लेवल पर, मिसाल के तौर पर मेरे कमर का दर्द, मेरा बैक पेन, जो कि अभी तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन फुली रिवर्स नहीं हो सका है। हो सकता है आगे चलकर जब मैं और भी बेहतर तौर पर अपना स्ट्रेस मैनेज करना सीख लूँ, तो वो और बेहतर हो जाए। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एक और मिसाल दूँगी। फ़र्ज़ करें एक माँ और उसका बच्चा है। अब जो माँ के बच्चे के साथ एक्शंस हैं बचपन से, जब से वो पैदा हुआ है, वो एक्शंस उस बच्चे की पर्सनैलिटी को बिल्ड कर रहे हैं, और उन एक्शंस से उस माँ का कर्मा भी जुड़ा हुआ है। वो माँ अपने बच्चे को टाइम नहीं देती, वो उससे अलग थलग रहती है, अपनी एक्टिविटीज़ में बिज़ी है। बच्चा छोटा है, वो माँ को कुछ नहीं बोल सकता, वो हेल्पलेस है। माँ के जो रोज़मर्रा के एक्शंस हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता
जमा हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप हो रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जब बच्चा बड़ा होगा तो वो जो माँ के एक्शंस हैं वो बच्चे की सूरत में उसके सामने मैनिफेस्ट होंगे। अब बच्चा वैसा नहीं है जैसा माँ चाहती है। अब वो बहुत पछता भी रही है कि मुझसे क्या हो गया, मैंने क्यों टाइम नहीं दिया अपने बच्चे को, ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन बच्चा तो बड़ा हो चुका है, वो तो अब टीनेजर हो चुका है, अब वो बात नहीं सुनेगा आपकी। तो वो जो आपके कर्म थे, वो जो आपके एक्शंस थे, वो मैनिफेस्ट हुए हैं आपके सामने खड़े हुए आपके बच्चे की सूरत में, जिसे अब आप दुरुस्त भी करना चाहती हैं तो नहीं कर सकती। बहुत मेहनत, बहुत ज़्यादा डीप आपकी अगर हो ना रिफ्लेक्शन, और आप बहुत मेहनत करें अपने ऊपर और बच्चा भी आपके साथ काम करने को तैयार हो जाए, तो दोबारा से उस बॉन्ड को बहाल किया जा सकता है। लेकिन बच्चे में बहुत सी चीज़ें फिक्स हो चुकी होती हैं, हर चीज़ आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो जिस टाइम पर माँ को लगता था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं है, सब सही तो है, बच्चा छोटा तो है, वो अपनी ही ज़िंदगी में मगन थी। लेकिन आज 10, 15, 20 साल बाद उनके सामने रिजल्ट है। वो बहुत चाहती हैं बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, वो बहुत चाहती हैं कि बच्चा ऐसा क्यों है, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये होता है कर्मा, आपके 15-20 साल के अमल, और फिर उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका रिजल्ट आपके सामने होता है। तो यहाँ पर आपने देख लिया ना, फिजिकल लेवल के जो कर्मा हैं उनको रिवर्स करना कितना मुश्किल है, और इन कर्मा का रिजल्ट आता भी कई साल बाद है ना, एकदम से भी नहीं आता। आप चौकन्ना नहीं हो पाते, आपको लगता है यार कुछ भी नहीं है, सब करते हैं, मैं भी तो कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको इंस्टेंट कर्मा नहीं मिल रहा ना, इंस्टेंट कोई रिजल्ट है ही नहीं। चीज़ें बिल्ड हो रही हैं, स्लोली ग्रेजुअली डेवलप हो रही हैं, रिजल्ट आपको कई सालों बाद मिलने वाला है। तो यही वजह है कि बहुत से लोग ना नाहिलिज्म में रहते हैं, नाहिलिस्ट हैं। उनको नहीं पता कि जो मैं आज कर रहा हूँ उसका बहुत गहरा असर होगा मेरी ज़िंदगी पर। अब बात करेंगे दूसरे लेवल की। जी हाँ, दूसरा लेवल वर्बल है, लफ्ज़ों का है। वो लफ्ज़ जो आप दूसरों से कहते हैं और वो जो आप अपने आप से भी कहते हैं। आपकी सेल्फ टॉक, अपने आप से आप कैसे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, आप दूसरों से क्या बात करते हैं, वो दूसरों के बारे में क्या बात करते हैं। अगर आप गॉसिप करते हैं, दूसरों के बारे में बहुत नेगेटिव बोलते हैं, तो उसका कर्मा तो जनरेट होगा, उसका तो कॉन्सिक्वेंस आएगा ना। कॉन्सिक्वेंस आपकी बॉडी पर आ सकता है। कॉन्सिक्वेंस जब आप लोगों को हर्ट करते हैं, आपके अल्फाज बहुत हर्श हैं, बहुत सख्त हैं, बहुत बिटर हैं, तो लोग आपसे भागते हैं, लोग आपको पसंद नहीं करते, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होते, आप कर्मा भुगतते हैं। अगर आप बहुत पावर में हैं तो शायद आप कुछ अरसा लोगों को डरा कर रख लें, अपनी पावर को, अपनी धौंस को जमाए रखने के लिए। लेकिन जैसे ही आपकी पावर ख़त्म होगी, लोग आपसे भागेंगे, लोग आपके पास नहीं रहेंगे, और आपको जो कहते हैं ना मुकाफात अमल, आपका कर्मा, वो मिल जाएगा। इसके अलावा गौर करें कि आपकी सेल्फ टॉक क्या है, आप खुद से क्या बातें करते हैं, क्या आपके अल्फाज हैं अपने साथ, क्या कंटेंट है आपकी बातों का, किस किस्म का मवाद है आपके पास बोलने के लिए। ये सब चीज़ें बताता है कि आप अपनी लाइफ में क्या हासिल करेंगे, किस किस्म का रिएक्शन, किस किस्म का कर्मा आपको मिलेगा। अगर आप लोगों के बारे में गॉसिप करते हैं तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या कर्मा मिलेगा। अब आएंगे तीसरे लेवल पर, थॉट का लेवल, सोच का लेवल। सोच के लेवल पर आपका माइंड क्या सोचता है, क्या थॉट्स हैं आपकी, क्या कंटेंट है आपकी थॉट्स का। और ये जो थॉट्स हैं इसका भी बहुत बड़ा कर्मा होता है। मिसाल के तौर पर आपको थॉट्स आ रही हैं नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स, किसी को लेकर आपके दिमाग में बहुत नेगेटिविटी चल रही है, वो जो दूसरा इंसान है उस तक तो बाद में वो नेगेटिविटी पहुंचेगी, उसका इंस्टेंट कर्मा, बिल्कुल उसी वक्त जो कर्मा है ना, वो आपको मिलेगा, आपकी बॉडी को मिलेगा, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होगा, आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको नुकसान पहुंचेगा, और जब इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचता है तो बीमारियां लगती हैं। तो बॉडी के लेवल पर भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। मैं बहुत खूबसूरती से आपको डेप्थ में लेकर जा रही हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि ये सब कुछ आपस में कनेक्टेड है, ये चारों लेवल आपस में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर अपनी थॉट्स पर गौर करना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या थॉट्स आती हैं। आप क्या हर वक्त दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, हर वक्त जलन का शिकार है, हसद का शिकार है, कुढ़ रहे हैं आप अंदर ही अंदर, हर वक्त मवाजना करते हैं, नाखुश रहते हैं, तो आपकी जो थॉट्स हैं वो उस इंसान को तो
शायद कभी नुकसान पहुंचाएं आगे चलकर, लेकिन सबसे पहले तो वो आपके जिस्म को ही नुकसान पहुंचा रही है, वो आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। वो आपको इंस्टेंट कर्मा जनरेट करके दे रही हैं आपकी बॉडी में। अब आएंगे सबसे आखिरी लेवल पर, नियत का लेवल। ये वाला लेवल बहुत मज़े का है और इस पर इंसान थोड़ा ना देर से पहुंचता है, क्योंकि ये सबसे डीपर लेवल है ना। आपका मोटिव क्या है, आपका मकसद क्या है। हर काम के पीछे एक मकसद होता है, एक नीयत होती है। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग बड़ी फरियाद करते हैं, यार मैं इतना लोगों के साथ अच्छा करता हूँ, इतनी सबकी हेल्प करता हूँ, दुनिया बहुत बेकार है, फजूल है, कुछ भी नहीं मिलता, मुझे बस धोखे ही मिले। ऐसे लोग कभी भी दूसरों की हेल्प करके खुश नहीं होते, उन्हें हमेशा बुरा लगता है दूसरों की हेल्प करके। क्यों? क्योंकि वो जो हेल्प वो कर रहे होते हैं ना, उस हेल्प के बहुत डीप उनका जो मकसद होता है वो होता है रिटर्न, कुछ हासिल करना। उनकी ख़ास नीयत होती है कि अगर मैं ये करूँगा तो सामने वाले से मुझे ये रिएक्शन मिलना चाहिए। और जब उन्हें वो रिएक्शन नहीं मिलता या वो चीज़ नहीं मिलती जो उन्होंने एक्सपेक्ट की होती है, उनकी उम्मीदें लगी हुई होती हैं और नताइज उनकी उम्मीदों के बरअक्स होते हैं, तो वहाँ पर ऐसे लोगों को डिसअपॉइंटमेंट होती है। वो बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं, बहुत हर्ट होते हैं, दुखी होते हैं, शिकायतें करते हैं, गिले करते हैं, शिकवे करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नीयत में वो हेल्प करने से पहले कुछ था, एक मोटिव था। जब वो मोटिव पूरा नहीं हुआ तो उन्हें गुस्सा आया। तो जो आपका एक्शन है, फिजिकल एक्शन, उसकी जो दूसरी लेयर है वो है आपके वर्ड्स, आपके अल्फाज। तीसरी लेयर आपकी थॉट्स और सबसे डीप डाउन आपकी नीयत। ये पूरा एक साइकिल है, ये पूरा एक चक्कर है। मैं इसे लेयर्स बोल रही हूँ लेकिन ये साइकिल है। ये सब नीयत से शुरू होता है, सोच पे जाता है, सोच से अल्फाज, अल्फाज से एक्शन। तो अक्सर जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं और जब तक वो इंसान बिल्कुल वैसे होता है जैसा हम चाहते हैं कि वो हो, जिसकी वजह से हमें उससे मोहब्बत हुई होती है, तो हम बड़े खुश होते हैं, हमारा सीन ऑन होता है। लेकिन जैसे ही वो इंसान वो करता है या फिर वो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो उसको तोड़ता है, या फिर वो कुछ ऐसा करता है जो हमने नहीं सोचा था, जो हमारा मोटिव नहीं था, जो हमारी नीयत नहीं थी, क्योंकि मोहब्बत करने के पीछे एक नीयत थी, एक फीलिंग चाहिए थी हमें उस इंसान से, और जब वो नहीं करता हमारे लिए तो हमें वो बुरा लगता है, हम हर्ट होते हैं, हम दुखी होते हैं। तो आपके दुखों का जो कारण है, आपके जो दुखों की वजह है, उसमें बहुत अहम किरदार, पूरा किरदार तो नहीं लेकिन एक बहुत अहम किरदार आपकी नीयत, आपके मोटिव्स का होता है कि आपके मोटिव्स क्या हैं। आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? आप अगर कोई काम करने जा रहे हैं तो क्यों करने जा रहे हैं? क्या चाहते हैं? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? क्या चाहिए आपको किसी इंसान से? क्यों कर रहे हैं आप कोई काम? वाई? तो आपकी नीयत, आपके मोटिव्स आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या चाहते हैं। अक्सर लोग मुंह से तो बहुत बोलते हैं कि यार मैं अपनी लाइफ इंप्रूव करना चाहता हूँ, लेकिन उनके एक्शंस तो कहीं से नहीं बताते कि वो लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि डीप डाउन उनकी नीयत के लेवल पर ही चीज़ें ठीक नहीं होती ना। तो आज के बाद आप जो भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी आपका एक्शन है, तो उससे पहले ना इन चारों लेवल पर जाकर चेक करो कि क्या चाहते हो। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अपने आप को चेक कर रहे हो तो आपको कुछ अच्छा ही पता होना चाहिए, कि आपकी नीयत हमेशा अच्छी ही होनी चाहिए। नहीं, आपको सिर्फ अपनी नीयत मालूम करनी है। अगर आपकी नीयत सिर्फ वैलिडेशन हासिल करना है किसी की हेल्प करके, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं ये काम इस नीयत से कर रहा हूँ। और अगर आप वो इंसान हैं जिसे खिदमत खल्क करने का कोई शौक़ नहीं है, वो तभी कोई काम करता है जब उसे लगता है कि उससे कुछ रिटर्न में मिलेगा, तो इस बात को भी एक्सेप्ट करें कि मैं ऐसा ही हूँ। जब आप माइंडफुल होकर कोई काम करोगे ना कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे रिटर्न में कुछ मिलेगा, तो फिर आप डिसअपॉइंटेड नहीं होगे ना। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो अपनी नीयत का पता ही नहीं होता कि उनकी नीयत में तो तारीफ़ चाहिए, उन्हें नीयत में तो उन्हें रिटर्न में भी कुछ चाहिए। ये बंदा भी मुझे अब वैसा ही फील करा है जैसा मैंने इसको फील कराया, लेकिन वो बंदा तो वैसा फील नहीं करा रहा आपको। इंसानों के रिएक्शंस तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, इंसान कैसे रिएक्ट करेंगे ये तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है कभी कभार। तो यहाँ पर आपको हमेशा अपनी नीयत पर गौर करना होगा, और अपनी नीयत के लिए अपने आप को शेम मत करें। आपकी जो नीयत है उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ मुझे ये चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। इसलिए अपनी नीयत पर गौर करें, अपने वर्ड्स, जो आपका कंटेंट है, जो आप बोल रहे हैं उस काम के हवाले से अपने आप से उस पर गौर करें, अपनी फीलिंग्स पर गौर करें,
जो आपका एक्शन है उस पर गौर करें और थॉट्स पर भी, और देखें कि आप क्या चाहते हैं। और फिर अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, ये जो मेरी नीयत है ये पूरी हो जाएगी, मैं डिसअपॉइंटेड नहीं होऊंगा, तो जाकर वो काम करें। मेरी एक बात याद रखिएगा कि हमारे अंदर वाले जो कर्मा है ना, जो हमारी थॉट्स हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, उसका रिज़ल्ट हमें बहुत इंस्टेंट मिलता है, मतलब कि फटाफट मिल जाता है। अगर मुझे गुस्सा है आप पर बहुत ज़्यादा, मैं नेगेटिव हो रही हूँ आपके लिए, बहुत बुरा सोच रही हूँ, तो उसका नुकसान आपको तो शायद मैं बाद में दूँ कभी, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा नुकसान मेरी अपनी बॉडी में कर्मा जनरेट होकर मेरी बॉडी को ही नुकसान दे रहा है। तो यही वजह है कि इमोशंस पर, फीलिंग्स पर, थॉट्स पर गौर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्शन का रिजल्ट तो कई सालों बाद आता है, पर थॉट्स फीलिंग्स का जो रिजल्ट है ना वो आपको इंस्टेंट मिल जाता है, उसी वक्त मिल जाता है। नेगेटिव फीलिंग का मिल जाएगा आपको थोड़ी देर में ही, आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा, इम्यून सिस्टम गया आपका। एक और मज़े की बात आपको बताऊं, जब आप किसी इंसान की हेल्प करते हो ना, तो आपके बॉडी के लेवल पर कर्मा यानी कि रिजल्ट आपको उसी टाइम मिल जाता है। मिसाल के तौर पर जब हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी इंसान की, और हम उसके काम आते हैं, तो हमें अपने बारे में बहुत अच्छा फील होता है, हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन रिलीज़ होता है, डोपामीन रिलीज़ होता है, और वो हमें हमारे बारे में अच्छा महसूस करवाता है। तो आपको आपके उस कर्म का रिजल्ट तो आपको वहीं पर बॉडी में ही मिल गया, आपको अच्छा फील हुआ, आपके ब्रेन में डोपामीन आया। इसके बाद अगर वो इंसान आपको कोई रिवॉर्ड देता है ना, वो अगर आपको रिटर्न देता है, तो वो आपका बोनस है और उसकी आप उससे उम्मीद रख नहीं सकते। लेकिन जो आपकी बॉडी में अच्छी फीलिंग है, अच्छा हार्मोन है, वो उसी वक्त रिलीज हो जाता है। जैसे ही आपने हेल्प की, यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ, आपको अच्छा लगेगा, यू विल फील प्राउड। तो अगर कभी साइंस पढ़ोगे ना, साइकोलॉजी पढ़ोगे, तो पता चलेगा कि कितने हमारे ऐसे इमोशंस हैं, कितनी हमारी ऐसी हरकतें हैं कि जिनका रिजल्ट तो हमारी बॉडी में उसी वक्त हमें मिल जाता है, लेकिन चूंकि हम अवेयर नहीं हैं, हमें पता ही नहीं है, तो हमें लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। क्या हो गया अगर मैं किसी के बारे में बुरा सोच रहा हूँ, क्या हो गया अगर मैं किसी इंसान से हसद कर करके मर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस इंसान को तो नहीं पता ना। अरे भाई, आपकी तो बॉडी का बेड़ा गर्क हो गया है, आप तो बीमार हो जाओगे बहुत ज़्यादा। तो चूँकि हम अवेयर नहीं हैं, हमें साइंस का नहीं पता इतना, हमें इतनी साइकोलॉजी नहीं पता, हम बड़े नाहिलिस्ट हैं, तो हमें लगता है कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बस जो दिल में आता है करते जाओ, कौन सा तुम्हारे ऊपर आसमान से बिजली गिर जानी है। तो ये एक बहुत ही नाहिलिस्ट और बेकार किस्म की सोच है। तो आज के बाद ना सही किस्म का डीप वाला रिफ्लेक्शन करो और अपना दर्द, अपनी तकलीफ़ कम करो, देखो क्या चाहते हो, क्या मोटिव्स हैं, और अपना माइंड प्रिपेयर रखो कि इंसान डिसअपॉइंट करते हैं, हालात डिसअपॉइंट करते हैं, सिचुएशंस हमें डिसअपॉइंट करती हैं, मायूस करती हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं होती। इसलिए जो भी काम करने जाओ, माइंडफुल होकर जाओ और पता लगाओ कि तुम्हारी नीयत क्या है, तुम्हारे मोटिव्स क्या हैं, तुम क्या चाहते हो दुनिया से, लोगों से। और जहाँ तक उस कर्मा की बात है जिसमें आप दूसरों के साथ बुरा करते हैं और आपके साथ भी होता है, वही एग्जैक्ट मैंने देखा है, बिल्कुल होता है। अभी रिसेंटली मेरे सामने एक केस आया जिसमें 16 साल बाद, आफ्टर 16 ईयर्स, किसी आदमी के साथ वही हुआ है जो उसने 16 साल पहले किया था किसी के साथ। ये मेरा अपना आंखों देखा केस है। ऐसे बहुत से लोगों को मैंने उनका कर्मा भुगतते देखा है। पहले नहीं पता होता था मुझे, क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं होता था, मुझे नहीं अंदाज़ा था। लेकिन जब आज मैं लोगों की ज़िंदगियाँ देखती हूँ और मुझे उनके लाइफ के बारे में पता होता है कि उनकी लाइफ में क्या हो चुका है या क्या हो रहा है, तो कर्मा मिलता है। क्योंकि उस इंसान ने 16 साल पहले जो किया था, वो उसने अपने उस नार्सिसिस्टिक बिहेवियर की वजह से किया था, और आज 16 साल बाद उसी नार्सिसिस्टिक बिहेवियर की वजह से किसी और ने उसके साथ ऐसा किया। तो कर्मा भी कोई आसमान से टपक कर ऐसे नहीं आ रहा, कोई बिजली की तरह नहीं गिर रहा। भाई उसका बिहेवियर नार्सिसिस्टिक है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, उसने उस बिहेवियर से किसी को नुकसान पहुंचाया और उसी बिहेवियर की वजह से उसको भी किसी से नुकसान पहुंचा। मेरे पास आज तक कई ऐसे केसेस आए हैं जिसमें मैंने बाकायदा लोगों को कर्मा मिलते देखा है। मिसाल के तौर पर मेरे सामने केस आया था एक बार जिसमें एक जनाब को 18 साल राहु की महादशा होती है, 18 साल उन्होंने कोई इलीगल बिजनेस नहीं छोड़ा, और 18 साल बाद उनके पास कुछ भी नहीं था, नथिंग, खाली, बिल्कुल खाली हाथ थे।
तो ज़रूरी नहीं कि राहु की महादशा हो, ये तो एस्ट्रोलॉजी के एतबार से मैंने एक केस देखा था। लेकिन अगर हम जनरली देखें, आम तौर पर भी देखें, तो 18 साल बहुत होते हैं आपके कर्मों का फल मिलने के लिए। तो जी हाँ, कर्मों का फल होता है। इसी तरह से एक केस था जो मेरी नज़र से गुजरा था, जिसमें एक जनाब शादी करना चाहते थे और बहुत ही ज़्यादा ना डरे हुए थे, वो पैरानॉइड हुए हुए थे। 3 रिश्ते वो रिजेक्ट कर चुके थे क्योंकि तीनों बार लड़की का जो कैरेक्टर छानबीन के बाद सामने आता तो वो अच्छा नहीं होता। तो उन जनाब को समझ में नहीं आ रही थी कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उन्हें तो सती सावित्री नेक परवीन बीवी चाहिए, और क्यों ऐसी लड़कियों से बार बार उनका पाला पड़ रहा है। काफ़ी डीपली मालूमात हासिल करने पर पता चला कि उन जनाब ने खुद भी काफ़ी लड़कियों को धोखे दिए थे, बहुत से लोगों के जज्बात के साथ खेलकर उन्हें छोड़ा था। तो फिर भाई कर्मा तो आएगा ना, जब कांड करोगे और कर्म नहीं करोगे तो कर्मा तो आएगा। तो बस वो उनका कर्मा था, और उनके बहुत सारे शैडोज़ भी थे, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा ना किसी चीज़ को लेकर ऑब्सेस्ड होते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, बंदा नेक परवीन होना चाहिए, तो इससे आपके अपने अंदर जो आपकी डार्कनेस है उसका पता चलता है कि आप खुद, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है धोखा देने का, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है कैरेक्टर लेस होने का। तभी आप हर जगह ना एक ऐसा बंदा ढूंढ रहे हैं जो कैरेक्टर का बहुत अच्छा हो, जो बिल्कुल बेऐब हो। तो ये आपके अंदर का शैडो बताता है समटाइम्स। कुरान पाक में एक आयत है, काफिर मर्दों के लिए काफिर औरतें, मोमिन मर्दों के लिए मोमिन औरतें। और इस आयत पर मेरा इतना ईमान है कि मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे अपने आंखों देखा हाल रहा है काफ़ी जगहों पर, काफ़ी केसेस में। और इन जनाब के केस में भी यही था कि आप जो हैं आपको अक्सर वही मिलता है, ज़्यादातर आपको वही मिलता है, क्योंकि ये कुरान पाक का वादा है ना कि काफिर मर्दों के लिए काफिर औरतें ही होंगी। अगर आप बहुत बड़े प्लेयर हैं, आप लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं, आप उन्हें दुख देते हैं और आपको लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। फ़र्क पड़ता है, कैसे पड़ता है, कब पड़ता है, ये कोई नहीं जानता। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो बहुत लकी होते हैं और उनको बहुत जल्दी कर्मा मिल जाता है। उनकी ज़िंदगी में जो उन्होंने हरकतें की होती हैं उसका रिजल्ट जल्दी सामने आ जाता है, तो वो डर जाते हैं, उनका ईमान हो जाता है कर्मा पर, उनका ईमान हो जाता है मुकफ़ात अमल पर, तो वो अपने एक्शंस को दुरुस्त कर लेते हैं। और दुनिया में कुछ ऐसे बदनसीब लोग हैं जिनको अल्लाह ताला इतना टाइम देते हैं, इतना ज़्यादा टाइम देते हैं कि उनका बिल्कुल भरोसा ही उठ जाता है कि मुकफ़ात अमल या कर्मा नाम की कोई चीज़ होती भी है या नहीं, और वो रज के कांड करते हैं, रज के वो उल्टे काम करते हैं। और जब उन्हें पता चलता है ना, जब अकल आती है, तो बहुत देर हो चुकी होती है। कर्मा जितनी जल्दी आपको मिले, जितनी जल्दी आप जाग जाएं अपनी नींद से, आप उतने ही खुशनसीब इंसान होते हैं। क्योंकि जवानी में अगर आपको पता चल जाए ना कि आपके एक्शन से आपको कितना फ़र्क पड़ता है, तो आप अपने आप को दुरुस्त कर लेते हो, अपना ट्रॉमा हील कर लेते हो, अपनी लाइफ को बेहतर करते हो। लेकिन अगर आप 55-60 साल के हैं और आपको तब आकर कर्मा सामने खड़ा हो गया है, अब आप परेशान हैं कि मैं तो नाहिलिस्ट, एथियस्ट था, मेरा भी कोई कर्मा हो सकता है, मुझे तो लगता था कि ये कुछ होता ही नहीं है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप एथियस्ट हैं, आप नाहिलिस्ट हैं, आप कुछ भी हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्शन है, एक्शन का कॉन्सिक्वेंस है, सबके लिए है, चाहे वो काफिर है, मुसलमान है, हिंदू है, कोई भी है, ये सबके लिए है। कर्मा थ्योरी इज फॉर एवरीवन, कर्मा थ्योरी सबके लिए काम करती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन हो, बच्चे हो, छोटे हो, जो भी हो। तो यहाँ पर इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो जितनी जल्दी पता चले उतने आप खुशनसीब हैं। मैंने देखा है ना ऐसे लोगों को जिनको 55-60 की एज में उनकी पूरी फैमिली बिखर जाती है, पूरी फैमिली बिखर गई, बीवी चली गई, बच्चे चले गए, अब उम्र भी ऐसी है कि ना दूसरी शादी की जा सकती है, पहली वाली बीवी के साथ आप रह नहीं पा रहे हो, आप कहीं के नहीं रहे, ना ही आपके पास ज़िंदगी में इतना टाइम है अभी। तो ये भी सिचुएशन होती है, ये बहुत गंभीर सिचुएशन है। तो अगर जल्दी इंसान को डंडे पड़ जाएं, जल्दी अल्लाह रस्सी खींच लें, तो फिर इंसान को अकल आ जाती है। इसके अलावा हमारे घर वालों के एक्शंस का हम पर बहुत गहरा असर पड़ता है। सबसे ज़्यादा गहरा असर घर वालों के एक्शंस का पड़ता है। अगर घर में नार्सिसिज्म है, ट्रॉमा है, तो हम बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से मुतासर होते हैं। क्योंकि अगर आपके घर में नार्सिसिज्म नहीं है ना, और आप पाकिस्तान में पैदा हुए हो, और आपके घर में नार्सिसिज्म है लेकिन आप अमेरिका में पैदा हुए हो, तो पाकिस्तान में आप सर्वाइव कर लोगे,
लेकिन अमेरिका में जो वो बच्चा है ना, वो उस नार्सिसिज्म वाली फैमिली के साथ सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो ट्रॉमा में चला जाएगा। तो हमारे जो घर है ना, हमारा जो घर है, उसका हम पर हमारे मुल्क से भी ज़्यादा असर होता है। मुल्क बाद में आता है, घर पहले आता है। मैंने कहा ना, अमेरिका में भी बच्चे ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं, पाकिस्तान में भी हेल्दी होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस घर में, किस माँ बाप के पास पैदा हुए हो, और वो कितने हेल्दी हैं, उनके कैसे कर्म हैं, उनके कैसे एक्शंस हैं, क्या उनकी सोच है, किस नीयत से वो आपके लिए सब कुछ करते हैं, कैसे अल्फाज से वो आपसे मुखातिब होते हैं, कैसे अल्फाज से वो अपने बारे में बात करते हैं। तो ये सब कुछ बहुत मायने रखता है। कर्मा के बारे में जानने का ये मकसद नहीं है कि आप एक बिल्कुल ऐब से पाक, कभी गलती ना करने वाले इंसान बन जाएंगे। नहीं, कर्मा के बारे में जानना ज़रूरी इसलिए है कि जहाँ पर जैसे आप अपनी सफरिंग कम कर सकते हैं करें। बहुत नेगेटिव होना, नेगेटिव सोचना, हर वक्त अपनी नीयत में अपने मोटिव्स रख कर कोई काम करना, ये आपको सिर्फ दुख देगा, डिसअपॉइंटमेंट देगा। अगर आप किसी के लिए काम नहीं कर सकते तो डायरेक्टली नो बोलें। नो बोलने से कोई कर्मा नहीं लगता। नो बोलने का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, बोले यार मैं नहीं कर सकता, मुझे इसमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, मैं नहीं कर सकता। आपके दिल में छुप छुप के आपको फ़ायदा चाहिए और आप उस बंदे के लिए कुछ कर रहे हो, फिर उसने कुछ नहीं दिया या चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसे आपने सोची थी, फिर आपको दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, फिर ट्रॉमा होता है, फिर आपसे निकला नहीं जाता उस ट्रॉमा से। और ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार पता चल पाएगा कि आपकी नीयत क्या है, और ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार अपनी गलतियों को रोक पाएंगे, या हर बार आपसे सिर्फ अच्छे कर्म होंगे। आपसे बुरे कर्म भी होंगे, आपसे गलतियाँ भी होंगी। आपने बस उनसे सीखना है और आगे बढ़ना है ताकि वो रिपीट ना हो। वो कर्म जिस पे रिफ्लेक्ट नहीं किया जाता, जिस पे गौर नहीं किया जाता, और वो आप किए जा रहे हो बिना रिफ्लेक्ट किए, और उसकी सफरिंग बढ़ती जा रही है, तो वहाँ से फिर आपको कर्मा मिलता है। जब आप रिफ्लेक्ट करोगे, दोबारा नहीं करोगे, तो कोई मसला नहीं है। गलतियाँ तो हम सब से होती हैं, हम सब करते हैं और करते रहेंगे सारी ज़िंदगी। वीडियो का मकसद सिर्फ आपका दर्द, आपकी तकलीफ़ को कम करना है। वो तकलीफ़ जो आप अपने एक्शंस से, अपने इमोशंस से, अपनी नीयत से दूसरों की ज़िंदगी में ऐड कर रहे हो, शामिल कर रहे हो, और वो तकलीफ़ जो आपके अपनी नीयत, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट्स, अपने एक्शंस की वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है, उसको कम करना है। कर्मा थ्योरी में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कर्मा के चक्कर को मुकम्मल करता है और आपको वो जो रिज़ल्ट है आपके एक्शन का, जो कॉन्सिक्वेंस है, जो दर्द है, उसको कम करने में आपकी हेल्प करता है, वो है एक्सेप्टेंस। आप गलतियाँ करना कभी नहीं छोड़ सकते। आपकी नीयत भी ख़राब हो सकती है, बहुत बार गंदी नीयत होगी आपकी, अच्छी नीयत नहीं होगी। आपसे गलतियाँ होंगी, आपको दर्द होगा, सफरिंग होगी, तकलीफ़ होगी। आपको एक्सेप्ट करना है कि जो दर्द मुझे हो रहा है ये मेरी अपनी नीयत का नतीजा है, ये मेरे अपने कर्म का नतीजा है, ये उसका कॉन्सिक्वेंस है, और मैं बहुत ग्रेसफुली, डिग्निटी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस कर्मा को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं इसे भोगूंगा। भोगना हिंदी वर्ड है और इसका मतलब होता है तकलीफ़ उठाना, बर्दाश्त करना, एक्सेप्ट करना कि जो भी आपका कर्म है और उसका जो भी कॉन्सिक्वेंस है, अभी जो नतीजा आया है, आप उसे भोगेंगे, आप उसे, उस तकलीफ़ को उठाएंगे, बर्दाश्त करेंगे, और कुछ अरसे में जब आपका वो कॉन्सिक्वेंस जो है ना वो हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, चक्कर कर्मा का पूरा हो जाएगा, तो आपकी तकलीफ़, आपका दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको उसे बहुत माइंडफुली बर्दाश्त करना, उस तकलीफ़ को आपने उठाना है। यही कर्मा का चक्कर है और यही कर्मा की थ्योरी है मेरी नज़र में। वैसे तो इतनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं एक वीडियो में बयान नहीं कर सकती, और भी बहुत से ऐसे पॉइंट्स, बहुत से ऐसे सवालात होंगे आपके जो आपके जहन में आए होंगे, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे पूछें कमेंट सेक्शन में, और मुझे मेरी अपनी थ्योरी में ना फ्लॉज नज़र आए कि क्या इसमें ऐब है, क्या इसमें फ्लॉ है, या क्या चीज़ मैंने सही तरीके से नहीं समझी। तो मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं मज़ीद आगे वीडियोस में ना उन कमेंट्स के ज़रिए मज़ीद एक्सप्लेन कर सकूँ चीज़ों को। एक ही वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करना, वो भी और डेप्थ में जाकर, मुमकिन नहीं है मेरे लिए। ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई वीडियो। तो मैं चाहती हूँ कि आप सवाल पूछें, इस पर सवाल उठाएं, जो भी आपके जहन में सवाल है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उस सवाल को समझ कर उसके बारे में अपना ओपिनियन दूँ, और हो सकता है कि आपके कमेंट से मुझे सीखने को मिल जाए। आप में से बहुत से लोगों ने कर्मा को मुझसे भी ज़्यादा बेहतर तौर पर समझा और पढ़ा हो, और मुझे आपसे कुछ सीखने को मिल जाए, तो इस वीडियो पर मुझे आपके कमेंट ज़रूर चाहिए। इस लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।